हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अब एक्सपेंड कर रहा है, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ख़बरें बल्कि देश में होने वाली घटनाओं पर भी नज़र रखे हुए, और इसके लिए हम प्रोमिनेंट लोगों से, बड़े लोगों से, ज़िंदगी के अलग अलग शोबों के लोगों से इंटरव्यू करके हम उनकी राय लेना चाहते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील लॉयर जनाब अशोक अरोड़ा जी के पास हूं, जो जाने माने वकील होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक जाने माने लेखक हैं और समाज में बहुत सी बुराइयों, कमियों को ठीक करने की बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक स्पेशल इनके एक्सपर्टीज़ है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। मैं आज अरोड़ा जी से मालूम करने आया हूं कि जो देश के मौजूदा हालात हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें कुछ समुदायों को निशाना बना करके मॉब लिंचिंग की जा रही है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो, मैं ये जानना चाहूँगा। जनाब अशोक अरोड़ा जी, आप ये बताइए कि जिस स्थिति में, जिस हालत में पूरा देश गुज़र रहा है और बहुत लोग जो चिंता दिखा रहे हैं इस पर, इसमें ख़ास तौर पे जबकि दबे कुचले लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, दलितों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है और ह्यूमिलिएट करके उनको दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है? क्या मिलकर के किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बने? क्या रास्ता है इससे बाहर निकलने का? काज़मी साहब, पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप एक अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं और देख रहे हैं कि समाज में कैसे प्रेम बढ़े आपस में। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रेटर्निटी की बात है, पहले पेज पर ही फ्रेटर्निटी की बात है कि भाईचारा। अब वो भाईचारा क्यों लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसीलिए लिखा है भाईचारा कि जब भाईचारा होगा, आपस में जब बैठ के बातचीत करेंगे, तभी तो अच्छे अच्छे हल सामने आएंगे, पता लगेगा कि देश के लिए, समाज के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। और ये भाईचारा, ये एक प्रेम के मैसेज से आया है। हर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये बात करता है लव इज़ गॉड। तो लव इज़ गॉड की जो हम बात करते हैं, जो वो हमारे इंदौरी साहब लिखते हैं कि फूलों की दुकानें खोलें, खुशबू का व्यापार करें, इश्क खता है तो यारो एक बार नहीं 100 बार करें, सब इश्क करें। इश्क का मतलब खाली अपनों से नहीं है इश्क। इश्क की मुराद जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रियम्बल में इश्क की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है, वो इश्क वो बात है जो कहता है ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है, झांक तू दिल में ना वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो जब सोसाइटी में सब लोग सबसे प्रेम करेंगे, तब सोसाइटी की ग्रोथ होगी। जब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो ग्रोथ कहाँ होगी? फिर ग्रोथ का टाइम कहाँ है? फिर तो इकोनॉमिक्स भी फेल होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल होगा, कोई आपस में चर्चा नहीं होगी, तो ग्रोथ भी नहीं होगी एज ए ह्यूमन बीइंग। मेरे को ये लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे से मेरी मुराद खाली हिंदुस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम आज डिफेक्टिव है। एजुकेशन सिस्टम में हम अच्छे इंसान नहीं बना रहे। ये कोई, दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस। जितने अच्छे लोग होंगे किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी अच्छी होगी। किसी मोहल्ले में 100 में से 90 लोग गुंडागर्दी करते हैं तो वो मोहल्ला ख़राब होगा, लेकिन मोहल्ले में 100 में से 90 लोग, 85 लोग, 80 लोग अच्छे हैं तो मोहल्ला अच्छा होगा। ऐसे ही देश या समाज, देश में जब ज़्यादा लोग अच्छे होंगे, एक अच्छा इंसान बनाना एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए। उसको मशीन कंप्यूटर बनाना नहीं, खाली नॉलेज देके उसको एक लाइब्रेरी बनाना एक पर्पज़ नहीं होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ पिछले 70 साल से हमारी सरकारों ने भी और पूरी दुनिया की सरकारों ने, अब अब्राहम लिंकन ने 150 साल पहले, आप पढ़िए वो जो लेटर उसने लिखना है अपने बच्चे के हेडमास्टर को, 150 साल पहले अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि इसको इंसान बना दे। कंपैशन, लव, एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, डिसिप्लिन, दूसरे का दर्द, दूसरे की खुशी कैसे अप्रिशिएट करे, पहाड़ पर्वत कैसे अप्रिशिएट करे। तो जब तक हम इंसान बनाने की प्रक्रिया नहीं करते, अच्छा इंसान जो गालिब लिखते हैं, बस के दुश्वार है हर बात का आसान होना, और आदमी का ही मैसर नहीं इंसान होना। जब हम इंसान बनाना शुरू कर देंगे,
और मज़े की बात तो ये है, मज़े की बात भी है, लेकिन मेरे को लगता है अफसोस की बात, मज़े की बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 51A है जो हमारी ड्यूटीज़ बताता है। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वेंकट चलैया जो पहले रहे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 99% ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप बताइए मेरे को, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं करेंगे तो राइट कैसे मिलेगा? आज हर आदमी राइट मांगता है विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे को राइट तब मिलेगा जब पुलिस वाला ड्यूटी करेगा, जब टीचर ड्यूटी करेगा, जब साइंटिस्ट ड्यूटी करेगा, जब पेरेंट्स ड्यूटी करेगा, तो बच्चों को राइट मिलेगा। तो जो ड्यूटी पार्ट है उसको आज तक मैं समझता हूँ 70 साल से सभी सरकारों ने मिस किया। किसी ने ये नहीं समझा कि इंसान बनाना, ड्यूटीज़ सिखाना, और ड्यूटीज़ आप पढ़ा नहीं सकते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का बड़ा अच्छा कोट है, नथिंग वर्थ लर्निंग कैन बी टॉट। तो ये प्यार, मोहब्बत, कंपैशन, डिसिप्लिन, एटिकेट्स, ये पढ़ाए नहीं जा सकते, ये इम्बाइब होते हैं म्यूज़िक से, एनिक्डोट से, कहानी से, थिएटर से, पिक्चर से, आर्ट से, गाने से, शायरी से। ये कैसे इम्बाइब करना है, जो हमारे को माँ बाप सुनाते थे, रात को कहानियाँ सुनाते थे, चंदा मामा की कहानी सुनाते थे, बिल्ली कुत्ता बन के बच्चे के साथ प्रेम में उसको बातों बातों में सिखाते थे। वो सारा पार्ट मिसिंग है। जब ड्यूटी नहीं करेगा तो करेक्टर कैसे बनेगा, और जब करेक्टर नहीं बनेगा तो नेशनल करेक्टर नहीं बनेगा, नेशनल करेक्टर नहीं बनेगा तो सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं तो आज़ादी की जो आप बात करते हो, मैं पूछता हूँ अपने आप से कि 100 में 70 आदमी जब तक नासाज है, दिल पे रखकर हाथ कह दो क्या वतन आज़ाद है? वतन को आज़ादी नहीं मिली। एजुकेशन, अगर आज 85% यूथ अनएम्प्लॉयबल है, उसको नौकरी मिलनी नहीं चाहिए, तो कैसे देश आज़ाद है? आप देखिए 85% अनएम्प्लॉयबल इसीलिए है क्योंकि उसको डिग्री तो दे दी लेकिन उसको काबिल नहीं बनाया। जब काबिल नहीं बनेगा तो क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का। वो जो शायर लिखता है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज़ भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। और बच्चों के बारे में लिखता है, ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, हमारे शहर में कोई और काम काज भी हो। ये आपकी उस बात का जवाब है जिसके पास कोई साइंटिस्ट या कोई पढ़ा लिखा आदमी या जो पर्पसफुली इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, या आर्टिस्ट है, फुटबॉल खेलता है, थिएटर करता है, वो ऐसा क्राइम नहीं करता है। क्राइम कौन करता है? जो खाली शैतान का दिमाग है, जो जिसके पास कुछ करने को नहीं है, वो सोचता है मेरी फ़ोटो छप जाएगी, मेरा यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ये जो मिसगाइडेड है उनको गाइड करना। एक और मैं आपको नुक्स बताता हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त है। आज 52% बच्चे हिंदुस्तान में वायलेट होते हैं सेक्सुअली। 52% में से 54% बॉयज़ हैं। तो जो बच्चे का 8-10 साल में यौन शोषण होगा वो बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा। 99% चांसेस हैं वो क्रिमिनल बनेगा। वो रेप करेगा, चोरी करेगा, डकैता करेगा, लिंचिंग करेगा। ये सारे काम वो करेगा जो बच्चे की इनोसेंस ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी की जो हालत है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उसमें ऐसा लगता है कि शायद इसी किस्म के शैतान लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उससे स्थिति और बिगड़ रही है। न सिर्फ इतना हो रहा है बल्कि जो विक्टिम है उसके खिलाफ FIR हो रही है। उसी की फैमिली को, जिसका आदमी मरता है उसी की फैमिली को अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। तो आप चूँकि कानून के माहिर हैं, आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जहां अपने आप को लोग इनसिक्योर महसूस करने लगे हों, घिरा हुआ महसूस कर रहे हों और अकेले घर से निकलते हुए डरने लगे हों, ऐसी हालत में आखिर क्या करे इंसान, कहाँ जाए? और जो समझदार लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या करें? मैं काज़मी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कहता हूँ और उसको दूसरे शेर के माध्यम से कहता हूँ। ये खाली दिमाग शैतान का है जो, उसको हमें बिज़ी करना होगा। वो लिखते हैं, बड़ा अच्छा एक शेर है और बड़ा कितना मजबूत शेर है, कितना एक पर्पसफुल प्रोफाउंड शायरी किसी ने की है कि मरने का क्या मलाल, ज़रा जी तो लीजिए, इतना भी क्या परहेज़, थोड़ी सी तो लीजिए, और बच्चों से चाहते हो बजे साज की तरह, बच्चों से पहले उनकी उदासी तो लीजिए। तो वो बच्चे जो हैं जिनको हम चाहते हैं साज की तरह बने, जो एसेट बने सोसाइटी की, उनकी अगर हम उदासी छीने, उनका अकेलापन छीने, उनका अनएम्प्लॉयमेंट छीने, उनको किसी पॉजिटिव क्रिएटिव एक्टिविटी में डायरेक्ट करें तो क्राइम कम होगा।
नहीं तो क्राइम होगा ही होगा, कहीं आप रोक नहीं सकते। आप देखिए वो निर्भया, ये फिल्म जो हमने बनाई कसूर किसका, ये इसीलिए बनाई है। कसूर किसका है? सिस्टम का है। निर्भया की इतनी डिबेट, इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतने सेमिनार्स होने के बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट 2013 में आई, आज क्राइम बढ़ गया। तो रिपोर्ट से क्या हुआ? रिपोर्ट से या प्रदर्शन से थोड़ी क्राइम खत्म हुआ। क्राइम खत्म होगा जब हम उसको एक्टिवली, क्रिएटिवली उन बच्चों को, यूथ को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, उनकी अपनी सोच बड़ी करेंगे, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वो जो हर रिलीजन में ये बात आती है, आपके कुरान शरीफ में आती है कि सबसे बड़ी जिहाद तो अपनी नफ्स पे काबू है। जो गीता में आता है मन जीते जग जीत, सुखमनी साहब में बाइबल में आता है मन जीते जग जीत। तो मन जीते पे काम ही नहीं हो रहा। जो स्पिरिट, वही बात 51A कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्राइम करूँ कि मैं कुछ काम करूँ, एसेट बनूँ कि लाइबिलिटी बनूँ। तो ये जब तक हम बच्चों को सोच में नहीं डालते हैं, मेक देम थिंक कि मैं आया क्यों, मैंने करना क्या है, तो जब तक ये नहीं होगा क्राइम बढ़ता जाएगा। और अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो कोर्ट्स हैं उसके लिए, आप रिट फाइल कर सकते हैं, आप लोकल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक ये भी मैं समझता हूँ कि समाज के लोग, समाज के लिए भी एक जिम्मेवारी है, सारी सरकारों की जिम्मेवारी नहीं, समाज की भी जिम्मेवारी है कि जो भी गलत करता है उसको बायकॉट करें। शेम द नेम, कई यूरोपियन कंट्रीज में शेम द नेम पे कानून है कि जो भी गलत करता है उसका, पहले हम कहते थे कि मुंह काला करके गधे पे घुमाते थे, तो जो बजाय इसको कि उसको माला पहनाना और उसकी बेल होने पे उसको उसकी रथ यात्रा निकालना, उसका मुंह काला करना चाहिए, उसके माँ बाप को जाके पूछना चाहिए आपने कैसा बेटा पैदा किया है। तो ये चीज़ें, शेम द नेम इज़ वेरी वेरी पोटेंट वेपन। हम उल्टा करते हैं, हम आदमी की उसकी जब बेल होती है उसको माला पहनाते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए समाज में, उसको शेम द नेम करना। कानून में कुछ लोग, हम लोग जैसे जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ, मैं अपने से शुरू करता हूँ, वकीलों को सामने आना चाहिए, ऐसे जो भी विक्टिम है उनको फ्री लीगल एड देना, फ्री उनकी हेल्प करना, उनको ताकत देना, उनको मोटिवेट करना और कानून में बताना, और जो क्राइम कर रहा है उसको शेम द नेम करना। ये सारे हल है, मतलब जिससे एक कानून के जानने वाले एक साहब हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया है कि जो सेल्फ डिफेंस के लिए कानून में गुंजाइश है और लाइसेंस्ड हथियार लेने चाहिए, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हथियार को इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें, जिस वक्त हमला हो उसी वक्त करें, हमला ख़त्म होने के बाद ना करें, वगैरह वगैरह। तो क्या समाज में उन कानूनों के भी बारे में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, जबकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मौत सर पे आके खड़ी हो गई है ऐसी सिचुएशन में। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे गले पर छुरी चल रही है और मैं छुरी वाले का हाथ पकड़ रहा हूँ, उसको एंटी नेशनल कह दिया जाए, वो कहाँ चला जाए, वो मरने वाला कहाँ चला जाए जब ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन हो। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हथियार देना कोई इलाज नहीं है। आज आप अमेरिका में देख लीजिए क्या हो रहा है कि फ्री में हथियार बच रहे हैं, तो स्टूडेंट ही उठा के 10-20 का मर्डर कर देता है। तो पहले हम हथियार दें, फिर हथियार पे कंट्रोल रखना सिखाएं, वो तो मैं समझता हूँ कोई वाजिब बात नहीं है। मेरे हिसाब से वो कोई हल नहीं है, हथियार देना हल नहीं है। हथियार कोई ना चलाए, अगर कोई हथियार यूज़ करता है उसके लिए कानून ऑलरेडी है, जो भी क्राइम करता है उसकी सज़ा ऑलरेडी है, सेल्फ डिफेंस का ऑलरेडी प्रोविज़न है। लेकिन सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है कि जितना मेरे को ज़रूरी है। मेरे को कोई लाठी मार रहा है तो मैं उसको चाकू मार के उसकी जान नहीं ले सकता। मेरे को कोई चांटा मार रहा है तो मैं उसको गोली नहीं मार सकता। सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जितना ज़रूरी होता है। वो हर हालात पे देखा जाता है कि इस हालात में इसको सेल्फ डिफेंस में क्या करना चाहिए था। वो फिर कोर्ट्स देखती हैं कि सेल्फ डिफेंस जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट टू अटैक तो नहीं है। सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस डिसप्रोपोर्शनेट ना हो। ऐसे तो कोई भी किसी को थोड़ा इंसाइट करके और क्राइम करा देगा, ये तो आप जाल में फंस जाएंगे। तो वो भी नहीं करना है। हमें समाज में एक शांति बहाल करनी है। हमें ये नहीं करना तेरे पास एक चाकू है तो मैं भी 2 चाकू लेके आऊँ ना। सेल्फ डिफेंस प्रोपोर्शनेट टू द अटैक और प्रोपेंसिटी ऑफ द अटैक, वो होना चाहिए। और हथियार देना कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। हथियार ले लेना हल है, जिनको लाइसेंसेस हैं बल्कि उनसे ले लें। इस पे थोड़ा और आर्म्स एक्ट को करें, स्ट्रिक्ट करें कि जिसके पास मिल जाता है हथियार या जो जैसे अटैक कर रहा है उसके पास मिल गया, उसको पकड़ें, उसको कैद करें, उस पर मुकदमा चलाएं। एक को ऐसा कर सकते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो समाज के खिलाफ क्राइम है, उसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रीट करें।
उनको डिफेम करें, उनके पोस्टर लगाएं कि इसको सज़ा हुई है और इशारा ऐसा करें। अच्छा, आप जो समाजी काम करते हैं, किताबें आपने लिखी हैं, जो दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटीज़, उसके बारे में जो उनके इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक जनरल सी कोई ख़ास असेसमेंट आपका हो कि वो किस तरह से अपने हालात बदल सकते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रहते हुए और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की में बेहतरी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। बहुत क्या आपने मेरे दिल के करीब सवाल पूछा। मैं ये समझता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, लेकिन सच बोलने में मेरे को मज़ा आता है। जी जी बिल्कुल, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं मुझे। बहुत बेहतर। तो मैं ये जो जिस भी वर्ग की आप बात करते हैं, जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहें या आप कहते हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, मैं समझता हूँ इनके जो लीडर जो भी रहे हैं, ये लीडर्स दे हैव फेल्ड टू डेवलप देयर ओन सोसाइटी। ये लीडर्स ने अपनी टिकटें मांगी, अपने मंत्रिमंडल मांगे, लीडर्स ने इस समाज की, आप जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट पढ़िए, जी। लीडर्स ने अपने समाज की ग्रोथ, जो मैं कह रहा था, उनको काबिल इंसान बनाना, खुशनुमा इंसान बनाना, उस पर काम नहीं किया। लीडर्स मोस्ट ऑफ द लीडर्स फेल्ड इन ब्रिंगिंग अप देयर ओन जनरेशंस। उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाना। अब आज काज़मी साहब मेरे सामने बोल रहे हैं ना, क्यों? आपने अपने पे काम किया, जी, आपकी सोसाइटी ने, में आपके अबू अम्मी ने आप पे काम किया, आपके उस्तादों ने आप पे काम किया, तो आज आप इतने काबिल बने हैं कि आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को कोई पढ़ा ही नहीं रहा, तो वही ना करते शोर शराबा, तो और क्या करते? तो वो शोर शराबा करता है। जब शोर शराबा करता है, कितनी देर भूखा रहेगा? वो क्राइम करेगा। तो वो एक आइंस्टीन ने बड़ा अच्छा कोट लिखा है, उसने लिखा है कि इंटेलेक्चुअल विल गिव यू अ सोल्यूशन बट जीनियस वुड टेल यू हाउ टू प्रिवेंट इट। आज हमें आपको इस पे काम करना है कि क्राइम हो ही ना, उसकी प्रिवेंशन पे काम करें, इन बच्चों को इन्वॉल्व करें क्रिएटिव एक्टिविटी में, इनको काबिल बनाएं, खुशनुमा बनाएं। हमारे बच्चे आज खुश नहीं हैं। माफ़ करना, मैं पूछता हूँ अपने आप से, समाज से, कि आपने इन बच्चों को अगर 96% नंबर लेके दिल्ली जैसे शहर में एक बच्ची सुसाइड करती है, तो ये लानत है समाज पे, बिल्कुल ये लानत है एजुकेशन सिस्टम पे, ये लानत है इंडिपेंडेंस पे। क्या इंडिपेंडेंस है? अगर 96% जो बच्ची ले रही है, आप सोचिए उस बच्ची ने कितने रातें जागी होगी, कितने बर्थडे, कितनी शादियां मिस की होंगी, बिल्कुल, और उसको समाज नहीं बचा सका, इतनी फूल जैसी बच्ची को। तो बच्ची में कसूर नहीं है, माँ बाप में, टीचर्स में, दोस्तों में, सबका कसूर था कि उसने सुसाइड किया। तो ये जो एक चीज़ है कि उन बच्चों को काबिल बनाना, खुशनुमा बनाना, खुशनुमा बनाना बच्चों को, कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये बच्चों को एक एक चीज़ उनके अंदर एनग्रेव होनी चाहिए, तब समाज बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, आपने बहुत से इश्यूज़ को दिल के और दिमाग के नज़दीक होकर के हर सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए आपको एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने लॉर्ड बुद्धा ऑफ 21st सेंचुरी कहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी बात अपने व्यूवर्स तक ले जाने में एक मुझे मौका मिला। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, मैं शुक्रिया। आपको गिफ्ट करना चाहूँगा अपनी बुक्स। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए, आपके स्टूडियो के लिए, आपके दोस्तों के लिए, बहुत बहुत फिल्म भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगता है इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।